अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे। और ये दुनिया में जो बीमारी की वबाल चल रही है, अल्लाह आप सबको हिफाजत रखे, माँ बाप की दुआ कबूल हो। आमीन सुम्मा आमीन। अभी पूरे इंडिया में धीरे धीरे लॉकडाउन भी ख़त्म हो रहा है और सब लोगों का जो है अभी बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है। जितने भी अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वापस बैक टू पेविलियन, अल्लाह आप सबको तरक्की दे। और ये साल के लॉकडाउन में जो भी इंतकाल हुए हैं, दुनिया को छोड़ के गए हैं, अल्लाह उन सबको मग़फ़िरत करे। मैं और आप सब जानते होंगे इस दुनिया में बहुत से हमारे रिलेटिव्स, कोलीग्स, फ्रेंड्स और जो दोस्त लोग हैं, जो ख़ास थे, जो नज़दीक थे, वो इंतकाल हो गए, डेथ हो गए। ये भगवान ही भेजता है बीमारी, इसको हम वबाल बोलते हैं बीमारी। शिफा भी भगवान ही देता है, ठीक है, लेकिन दवा लेना भी शर्त है। और बहुत लोगों का फाइनेंशियल इशू भी आया। मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं एक छोटी स्टोरी के साथ, कहानी के साथ मैं शूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा हर बच्चों के साथ मैं कहानी डिस्कस करता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा केस स्टडी भी रहेगा। उस केस स्टडी को आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो दुआ कीजिए। आज से मैं कमेंट्स भी डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तारीफ़ आता है। मैं चाहता हूँ कि तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की, भगवान की तारीफ़ करें। हम तो इंसान हैं, हम सिर्फ हमारा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। और मैं एक केस स्टडी से आपको हेल्प होगा करके भी मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ। तो कहानी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। जिसको भी इसको फॉरवर्ड करके डायरेक्ट केस स्टडी देखना है वो देख सकते हैं, लेकिन जिसको अच्छा लगता है मेरा कहानी वो ज़रूर देखे। ये फिर स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, आपके लिए भी ये रिपीट कर रहा हूँ। ये मुस्लिम कहानी है। मैंने सुना था, मैंने नहीं बनाया, सुना था। जब से सुना मेरे लाइफ में बदलाव आया है, मेरी सोच में बदलाव आया है। ये कहानी बहुत सिंपल है। इसको यकीन के ऊपर एक कहानी है। यकीन क्या इससे रखना करके। सो मक्का आप जानते होंगे। जब मक्का बहुत सालों पहले एक छोटा गांव शहर था वो, ठीक है, इकोनॉमिकल उतना नहीं था। तो उधर एक मक्का से ज़रा बहुत दूर एक छोटा गांव था। गांव ऐसा मतलब जहां घर में लकड़ियां रखते थे, लकड़ियों में चूल्हा पकाते थे, और फैमिली में जो मर्द है, उशोर है, वो बाहर पैसे कमाने जाते थे। इस तरह का होता था। तो वहाँ एक फैमिली थी, उस फैमिली का ही एक कहानी है, मैं सुना हुआ है, ठीक है। हम मॉरल पे जाते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं, मॉरल पे जाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इस पैंडेमिक के बाद शायद ये स्टोरी आपको फिट होगा आपके सोच में करके मैं बता रहा हूँ। तो हुआ ऐसे कि उस फैमिली में जो हस्बैंड है, शोहर है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए दूसरे शहर को गए, ठीक है। तो घर में बीवी थी और 3 बच्चे थे। एक बच्चा बहुत छोटा, जो गोद का दूध पीता हुआ बच्चा था, जो रेंगते रेंगते चलता था, घर में रेंगते रेंगते घूमता था। दूसरा उससे थोड़ा बड़ा, 1 साल या 2 साल बड़ा था, जो चल फिर सकता है और बात भी कर सकता है, शायद 2 साल बड़ा। उसके बाद उससे 2 साल बड़ा, जो अच्छा एक मीडियम वाला ही था। ये 3 बच्चे थे।
वो औरत को। तो शोहर शहर को गया था, बीवी घर में थी, 3 बच्चे थे। तो ऐसा हुआ कि उस घर में उनको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो पानी उधर नहीं था, तो मटका लेकर पानी लेने के लिए गए, कहाँ कुएं में गए शायद। तो वो सीज़न जो था, वो जो मंथ महीना चल रहा था, वो एक बकरीद का महीना था। बकरीद हमारे इसमें 2 ईद आती है, रमज़ान और बकरीद। बकरीद का महीना था। जब भी ये कहानी मैं बोला हूँ या सुना हूँ, मेरे आंख में आंसू इनविजिबली आए हैं। बहुत खूबसूरत लगा मेरे को, दिल को छुआ, बहुत जिंदगी में बदलाव आएगा। तो कहानी को वापस आता हूँ। तो वो लेडी, वो जो औरत है, उन्होंने पानी लेने के लिए बाहर गए, तो 3 बच्चे घर में थे। जो सबसे छोटा बच्चा था वो रेंगते हुए उधर ही बैठा था। 2 बच्चे जो थे, बीच का और आखिर, मतलब सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड वाला 2 बच्चे थे, वो खेल रहे थे। खेलते खेलते उनको कुछ ख्याल आया। उन्होंने बोला, कैसे भी बकरीद का माहौल है, महीना चल रहा है, चलो हम जुबा करने का गेम खेलेंगे करके सोचा। बड़े बच्चे को याद था कि जब भी उन घर में ईद होती तो उनके वालिद फादर बकरा को लेकर आते, जुबा करते और ईद मनाते। तो बड़ा बच्चे ने बोला, चलो हम ईद मनाते हैं। तो दूसरे बच्चे ने बोला, नहीं नहीं, हमारे को नहीं आता, बकरा नहीं है, हम कहाँ हलाल करेंगे ये करके। बड़ा बच्चा बोला, नहीं हम खेलेंगे चलो करके। ये कहानी शुरुआत मक्का से होती है। मक्का में क्या हुआ, जब एक औरत, हमारे इसमें हज करते हैं, उम्रा करते हैं, वो हज का टाइम था, तो वो लेडीज औरत थी, बकरीद भी हज का ही सीज़न होता है। तो वो लेडीज जो थी मक्का के गोल तवाफ कर रही थी, गोल हरम का तवाफ कर रही थी। एक राउंड फिरना और ऊपर अल्लाह को देखना, ऊपर देखना, आसमान को देखना और बोला, ए अल्लाह, तू मुझे इस हालत में भी कबूल है। तो वहां एक बुजुर्ग बैठे थे। बुजुर्ग बैठ के वो देख रहे थे। एक तो ये बहुत खामोशी से रोते 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 तवाफ, माने एक चक्कर लगा रही है। जब एक चक्कर खत्म होता है तो ऊपर आसमान को देखती है और जोर से बोलती है, ए अल्लाह, तू इस हालत में भी मुझे कबूल है। वो बुजुर्ग ने बहुत कोशिश की, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, यही सिलसिला था। 7 राउंड घूमते हैं। इनको दिल में खुद ये कुछ वसवसा फीलिंग आया कि कैसे भी करके हम बात करके पूछ लें करके, क्योंकि वो एक गैर औरत थी, मतलब गैर महरम, अननोन, सो उनसे बात करने की इजाजत नहीं थी। फिर भी अल्लाह को बोला, दिल घट किया। जब 7 राउंड्स कंप्लीट हुआ तो वापस इन्होंने दिल घट किया, जाके बोला, ए बेटी माफ करना, मैं फलाना शहर से हूँ, मैं हर आपके जो भी राउंड तवाफ के बाद देखता हूँ, आप रोते रोते तवाफ घूमते हैं, तवाफ करते हैं, और ऊपर अल्लाह से देख के, माने आसमान से देख के अल्लाह को बोलते हैं कि ए अल्लाह, तू इस हालत में भी तू मुझे कबूल है। ऐसा क्या हो गया बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, बहुत तलब हो रही है, बहुत फिक्र हो रही है करके। तो तब ये जो वाकया हुआ वहां सुना रहे हैं, तो वही वाकया मैं आपको बता रहा हूं। तो हुआ ऐसा कि अभी ये बच्चे खेल रहे थे, तो दूसरे बच्चे ने बोला, भैया मैं एक काम करता हूं, मैं बकरा बन जाता हूं, आप एक काम करो, खसाब बन जाओ, कसाई बनो, और मेरे लिए आप हलाल करो। तो इनको अच्छा लगा गेम, पता नहीं था क्या होगा आगे करके। सो जो दूसरा बच्चा था, तो सबसे छोटा बच्चा खेल रहा है, दूसरा बच्चा था क्या, बकरा बना, मतलब बकरे का एक्टिंग करने के लिए उधर सोया। तो सबसे बड़ा बेटा ने चाकू लेकर आया, चाकू लेकर आके अल्लाह अकबर करके चूरी मारा। जैसे ही चूरी मारा, कटा, खून उड़ा। खून उड़ते ही बड़ा बेटा डर गया, ये एकदम डरा, डर के फौरन भागा। भागते 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 क्या किया, उधर घर के अंदर एक जो बड़ा चूल्हा रहता है, जो एक मंडी, एक रूम रहता है जहां लकड़ियां रखते हैं, ब्लॉक्स, ताकि चूल्हा जलाने के लिए वो लकड़ी काम आ जाए, वहां जाके छुप के बैठ गया। जो दूसरा बेटा था, तड़प तड़प के वो इंतकाल हो गया, मर गया। अब बड़ा भाई भी नहीं है और बीच का भाई भी नहीं है, छोटा जो बच्चा रोना शुरू कर लिया, अम्मी अम्मी रोना शुरू कर लिया, और वो भी रेंगते 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 अम्मी को ढूंढते हुए गया। थोड़ा वक्त गुजरा, वक्त गुजरने के बाद उनकी माँ आई,
माँ मटके में पानी लेकर आ रही थी। घर में देखा आंगन में फुल खून, एक बटा मौत में लिपटा हुआ सोया हुआ है। एक चीख मारी, मटका गिराया, अल्लाह करके बोली। फौरन गई, देखी, देखते ही बट्टे का गला कटा हुआ है और वो सोया हुआ है मौत में। फौरन एक सफेद चादर लेकर है, उसके उड़ाई। उसको ख्याल आया कि सबसे छोटा बेटा था जो दूध पीने वाला था, वो कहाँ गया करके। वो उसको ढूंढते गई, जाके देखा तो वो बच्चा जो रेंगते हुए जा रहा था, उधर एक चूल्हा जल रहा था, बड़ा चूल्हा। तो वो फिसल के वो चूल्हे के अंदर गिर गया था, गिर के वो भी जल गया था, तो उसका भी इंतकाल हो गया था। फिर ये अल्लाह करके चीख मारी, चीख मार के उस बच्चे को लेकर आई, लेकर आके आंगन में उसको भी सुलाया, सुला के उसके ऊपर भी एक सफेद चादर कफन उड़ाया। अभी ख्याल आके बड़ा बेटा तो होगा, वो सेफ डेफिनेटली कहीं डरा हुआ गया हुआ है, यकीनन वो कहीं गया होगा, डर गया होगा, तो उसको ढूंढने लगी। जब वो ढूंढने लगी, फर्स्ट घर में ढूंढी वो कहाँ कहाँ है करके, तो घर में ढूंढते समय तो उसको लगा वो डर के कहीं जाके वो लकड़ियों के पास बैठ गया होगा वो रूम में करके, उधर गई। जैसे ही वो नजदीक जाना शुरू किया, वहां से काला सांप निकला बाहर। जैसे ही काला काला सांप आया, वो डरी और उसके अंदर जाके देखा तो काला सांप उस बड़े बेटे को भी काट दिया था और उसका भी इंतकाल हो गया था। वो बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह। बड़े बेटे को लेकर आई, आंगन में 3 बच्चों को भी सुलाया। शोहर का डर, अल्लाह की फिक्र, क्या हुआ अपनी किस्मत में करके कुछ समझ में नहीं आया, क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ था, कोई मालूम नहीं। उसने 3 बच्चों को दफन किया। उसके बाद उसके शौहर ने आके ये हादसा सुन के, क्योंकि चाकू उधर पड़ा था और बड़े बेटे के हाथ में चाकू क्या, खून का निशान था, तो हाथ से खेलते खेलते समझ में आ गया होगा। तो शौहर आया, फौरन गुस्सा किया, उसको तलाक दिया। या इसकी कोई गलती नहीं, 3 बच्चे गवाए, शौहर गवाया, घर गवाया। अभी सहारा क्या करना करके पता नहीं चला। हमारे इसमें एक वर्ड है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह। मतलब हम किसी के सहारे जब नहीं होते, यकीन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, भगवान के सहारे उसको यकीन मानते हैं। तो इसने किया, क्या किया, कुछ चुने गिने पैसे उठाए और उसने हरम के पास, काबा के पास चले गई। तो उसने तवाफ करते समय, लेकिन उसका दो क्या मजबूत दिल होगा, हादसा इतना बड़ा, 3 बच्चों को गवाया, कोई दिल, कोई माँ इसका मान नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। शोहर गवाया, बर्दाश्त नहीं कर सकती। घर गवाया, बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी वो खुदा के पास आई और काबे के पास आके बोल रहे हैं, ए अल्लाह, इस हालत में भी तू मुझे कबूल है, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, अल्लाह से, भगवान से कोई शिकवा नहीं। वो जानती थी कि किस्मत 50,000 साल पहले लिखा हुआ है अल्लाह ने, फिर भी बोलती है अल्लाह तू मुझे कबूल है। तो ये वाकया उस बुजुर्ग को सुना रही थी। उस बुजुर्ग ने सुना इस वाकये को, उनको भी रोना आया, दिल बहुत अफसोस हुआ। तो उन्होंने बोला, ए बच्ची, अगर तुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं भी यहाँ आने की मेरी वजह बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी वजह सुना है, तेरा दर्द की तकलीफ वजह क्या है, तो मैं भी सुनाता हूँ। मैं बहुत सालों से मेरे बेटे के लिए मैं बीवी ढूंढ रहा हूँ, जो नेक हो, साले हो, जो निभा सके। मेरे पास बहुत पैसा है, ऐशो शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। मेरा बेटा एक सुल्तान के जैसा है, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम किसी को भरोसा नहीं कर सकते। कोई दौलत की मोहब्बत से शादी करना चाहता है, कोई हासिल के वास्ते शादी करना चाहता है, इज्जत के वास्ते, लेकिन तू तो अपने अल्लाह को राजी कर रही है। अगर तेरी इजाज़त है तो मैं तुझे मेरी बहू बनाना सकता हूँ। तो ये वो बोली इंशाअल्लाह, वो बोली इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहा तो। वक्त गुजरने के बाद, कुछ दिनों के बाद
उसकी शादी उसी बहुत रईस आदमी से हुई और उसको अल्लाह ने वापस एक बहुत नेक और सालिया शोहर दिया जो उसको समझ सके। उसके बाद उसको अल्लाह ने वैसे ही बच्चों से दौलत से नवाजा, वापस चीज़ों देखो वापस भी आई। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये एक मॉरल है, हमारे दिल को घट करना पड़ता है। हमने बहुत दोस्तों को इस कोविड में गंवाया है। कोविड तो एक छोटा वायरस है, बुखार के जैसा, सिर्फ सर्दी और खांसी दिया है। अगर अल्लाह उसमें, भगवान ने अगर ऐसी बीमारी देता जिससे आदमी पैरालिस हो जाता, आंख गंवाता, दिमाग गंवाता, ब्लड, नाक मुंह से ब्लड आना शुरू हुआ था, तो और डेंजरस हो जाता। ये तो छोटा वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग भी अवॉइड हो जाता है, करेक्ट। फिर भी बहुत मौतें हुई जो उम्मीद ही नहीं कर सकता इंसान। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अपने फैमिली में जिसको भी गवाया है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी रिलीजन हो, आप जो भी भगवान को मानते हो, तो उसको यही बोलना, जैसे मैं उर्दू में मैं अल्लाह को बोलता हूँ, अल्लाह तू मुझे इस हालत में भी कबूल है। तो अपने भगवान को बोला, भगवान मुझे तू इस हालत में भी कबूल है, मंजूर है। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, सोच में बदलाव आएगा। हर बार आपकी लाइफ में कोई भी मुश्किल है, बस यही फार्मूला यूज़ करना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस हालत में भी अल्लाह तो मुझे कबूल है। इंशाअल्लाह देखो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत चलेगी। एनीवे मैं अभी केस स्टडी आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, सोचने के जैसा ही केस स्टडी है, शायद आप सीख सके। और कोई भी अच्छा कमेंट्स हो, दुआ करे, बस कमेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं, तारीफ सिर्फ अल्लाह की। लेट अस कंटिन्यू। Welcome all to practical case study. Today we will see a different type of case study, how to solve it. Okay, I have a Dell motherboard and the motherboard model number is 10316-1. The model number, I'll repeat, it is 10316-1. So let us check for the schematics. 10316-1. It is a Dell N5050. Here we have the schematic, and I think I can use these schematics. Okay, schematic is ready, the video is ready, and now let us shoot how to solve this case study. Okay, first we will check our DC power supply, monitor our DC power supply. DC power supply is ready. Monitor my DC power supply. Okay, I am giving a 30 millisecond switch. You can see it is showing me V in short. So I'll remove the DC connector. I will turn the board, and here at this point we have a CLR. You can see here, from the DC jack it is going the first MOSFET, second MOSFET, and it is my CLR. So at my CLR I'll put a jumper and I'll set my DC supply to 2 volts. Okay, and I'm keeping my thermal camera ready also for the purpose, and I'm taking a crocodile clip from my DC. Let us give a jumper, and let me solder a wire. Wire is soldered, skin, and connect the positive.
connected. Now let me connect the ground. Now we'll monitor in our thermal camera. Hope you all can see. I hope so. Oh, directly it is showing me here. Let us see any other places. I will power on. I'm getting a heat here at this point. So let me keep my tweezer to check what this point is. I think I'm keeping my tweezer on the exact position. So this is the point where I'm keeping the tweezer, and if I heat it again, you can see I'm getting an on and off. So this MOSFET is faulty. Okay, so let me remove this MOSFET. As you all know, this is an N-channel MOSFET. Okay, the reason why I am recording this video is, whenever you feel that the VIN short is there, so you will be happy to think that either it can be a capacitor fault or either it can be a MOSFET fault. So that is the reason, and you easily agree to the customer to tell him the price. Overconfidence also is not a good thing. That's the reason why I am shooting this video. Okay, so in my case, this MOSFET is getting heat, and this, I think we have total 6. That means this is my core IC, this is my GFX core IC, and this is my LAN IC. Because I have a crystal here, so I'll consider this as a LAN, and here we have a GFX core, we have a core section. So this MOSFETs with 1, 2, 3, 4, which will be my core IC section MOSFET. Because this MOSFET is short, I think it is an upper MOSFET. Before removing the MOSFET, let me show you in my multimeter the value of the VIN. So at my CLR, if you see, it is showing me 8. So if I remove the MOSFET, the CLR short has to go. The board is neat and clean in a mint condition. I have already checked the corrosion, any tamper. This board is not tamper, and there is no corrosion in the board also. I have removed the MOSFET. Let me check now at the CLR point whether the VIN short is gone. And if you see I am getting triple digit, means my VIN short is gone. Good. So we will replace a MOSFET. Okay. First heat the board before fixing the MOSFET. After heating, keep the new MOSFET. MOSFET is fixed. So now I don't need the thermal camera. See, this thermal camera will help me in troubleshooting the fastest method of VIN short. So let me use the pump to remove the clean with IPA. Now let us check whether the VIN short is gone. You can see in my multimeter the VIN short is gone. So now this jumper is not required.
we can use our DC jack. So remove the crocodile clips. Let me connect the DC power supply. So I have connected my DC power supply. I am switching my voltage 21. So now usually I am using 21 volts to solve this case. Now again let me power on the board, means if the V in short was there, actually the case would have rectified. Remember, I am telling you, the position of the MOSFET is PU3, let me check, PU4308. Let me open the schematics. PU4308. You can say, as I told you, it is an upper MOSFET of VCC core. So this is my core IC. Okay. Many times in a phone call I have mentioned, if there is a core section MOSFET short, it is an incomplete solution. You have to solve it more. That's why I'm recording this video. So let me power on the board. No short. Congratulations. You see, I got a trigger here. So it was 11, it was 800, it was 200, again it came back to 11. So what is the clue in between? Let me power on again. Now the highest reading which is going is 200 and coming back to 11. Again let me power on. So it is 200, 200, 800 and coming back. I have only few milliseconds to understand the fault of this motherboard. Let us check whether the PCH is good or not. Okay, so first I'll check the BIOS pin number 8. It is increasing. I got a triple digit, so BIOS pin number 8 is good. So let me reverse the board and check every coil values. First I will start with the upper capacitor of the PCH. I am getting triple digit. See, always I have told you, when you have a PCH, check the top capacitor. Okay, if it has a triple digit, means that PCH is good. Never mind, these are both standby section. Let me check the value of the standby section. You can see I'm getting triple digit. Standby section is good. I'll check another section. Standby section is good. These two are my discharging MOSFET. So I have checked this one, this one. Now these are my discharging MOSFETs. So output is source. If I check at the source, I'm getting triple digit. If I check at the source, I'm getting triple digit. Means my discharging MOSFET is also good. So let us check both the values. One is PCH, one is RAM. Triple digit, it is good. 8 means it is a PCH. So this is a PCH, this is a RAM section. So these also are good. Left out is our core section 1, 2, 3 and GFX core. First check the GFX core. It's showing me completely short. Means because the CPU is already connected, it is showing me completely short. Next, if I check at the core section, you can see it is showing me 7. It's time. Don't loosen the screws, just unlock the CPU in this condition itself. Now check the value. You can see it has gone to double digit high. Core section double digit high, and GFX core still it is showing me short. Okay, what do we need to consider? Who is controlling the GFX core? Okay, so GFX core is controlled by a small IC, and exactly I don't know whether it's a GFX core coil or anything. Anyway, because we have two more coils here, maybe one is RAM section and maybe this is a GFX core section or this is a RAM section.
We have a battery section also. Here we have one more coil in the back also, means this is a battery section coil. Okay, now it's time for 30 millisecond. I'll set my multimeter in the voltage mode. The multimeter is set in voltage mode. I'll keep my probe and monitor 30 millisecond of the voltage. Okay, first I'll keep at this point my standby section. Remember, first we'll start from the standby section. Standby section, I'm keeping my probe on. 3.3 volts is good. Now 5 volts, small coil is 3.3, big coil is 5 volts. 5 volts is good. Now let us check at the output. I'm checking at the DC to DC. Check here, output. In 30 millisecond the voltage is coming and going. Again I'm checking at the 5 volts. See, again we'll repeat the trigger, automatic trigger it should happen. I got 800. When there is 800, I'm getting a voltage. Let us check again. Yes, I got a voltage and gone back. That means, see, exact voltage it will not show. Why? It is not stable now. There is some short in the future. That's why it is coming back for the protection. Okay, where did we get the short? At this GFX coil, correct? So let me put a sticker on this coil. We have got only one clue. Maybe that IC MOSFET, anything can be gone. We have got one more clue. Core section upper MOSFET is short. Now let us check this 2 in 30 millisecond whether I'm getting any voltage or not. If I check the DC supply, I'm getting 1 volt, means PCH voltage is generated. Let me put on this coil. Maybe it is 1.8 volts. Yes, I'm getting millivoltage. 600 millivolts means 900 millivolts, means the voltage is generating. If the voltage is generating, that section is good. So this is also pass. Now we have two sections here. Let me check here also. I'm getting 1.4 volts, means it is a RAM voltage. Now let us check here. I have got a trigger but no voltage. Remember, I have got a trigger but no voltage. Now let us check at these coils. Core section. Only 60 millivolts. 200 millivolts. Let us see the trigger. No voltage generated. Now let us check at this, whichever is short. You can see I'm getting 600 millivolts, means if the voltage is generated, that section is good. Remember, brother. Now keeping to the mind, let us understand the clues what we got. Okay, remember we are monitoring on our DC power supply, we are monitoring our multimeter. Okay, write down the clues what you got. Clue number 1, upper MOSFET of core section is short. Second, GFX core maybe it is showing me short at present. So we change the upper MOSFET of the core section. So do we think the IC is short, or do we think the core section driver IC is short? Because apart from that, all coils are giving me a millisecond voltage. 30 millisecond it is giving me a voltage and going back. So let us check the requirements of the core IC. So I will switch this to my microscope and let us see the requirements of the core IC. I'm switching the microscope.
The core IC is ISL 95831. So let me zoom it. And let us check the voltages in my multimeter. Okay, so I have kept the multimeter, I have kept my IC. So we'll open the schematics. And we'll check the requirement of the IC. So if I open the schematics, so this is my core IC ISL 95831. You can see here it is written ISL 95831. Start from pin number 1. Okay, what do I need to check? So pin number 1, VWH, IMONG, power good, serial data, alert, serial clock, VR on. So VR on is a point which we have to check. It is pin number 7. So first we'll check now pin number 7. So I'm keeping the schematics here. Pin number 7 is VR on. Let me keep my multimeter ready. I'm keeping my probe at pin number 7. So this is pin number 1. I have two clues. Pin number 1. One is this triangle, another is the dot. So 1, 2, 3, 4, 5. For the 5 I have a clue, and pin number 7 is this is my testing point. So let me check. Keep the probe here. Remember, first we have to keep the probe. Now trigger the board. I got 1.2 volts. Did you see? I got 1.2 volts, means my VR on is good. Again I repeat, first I'll keep the probe here at pin number 7. Check my multimeter. It gave me 2.9 volts, means my VR on is good. I'm getting a communication to start this IC. Next, after VR on, pin number 8 is power good, IMON, VR hot, NTC, WW, COM, feedback, iSense. These all are not required. So we'll check here. This is required. So we'll check pin number 22 and 23. One is VDD, means it should be 5 volts. VIN should be 20 volts. Okay, as per here it will be 21 volts. First keep the probe at pin number 22. So totally how many pins we have? So we have 5, 10, 12. So after 12 it is 15, after 15 it is 20, after 20 it is 22, means this is my testing point. This is 22. Why? This is 10, 15, 20, 21, 22. This is my testing point. 22 is 5 volts. Remember, I am keeping my probe at 22. Don't keep your probe in running. Okay. First keep the probe neatly. Let me give a file. I am filing my probe to give more pointed. Okay. Now I am keeping at pin number 22. My probe is good. Yes, now it is safe. I think you need to check the multimeter also. I will pull down the schematics. I am getting 5 volts, means this is also good. Now we'll check pin number 23. Pin number 23 by default it is we have a testing point as capacitor. It should be VIN. I am keeping my multimeter here, the probe here, and check my multimeter. Check my multimeter. It is 21 volts, means this is also good. Did you see anything? When there is a trigger, there is a difference in the voltage. Maybe yes, maybe no. Yes, this is good. After this,
after this, '22 and '23 are good. So come here, bootstrap, up, late, down, everything. So pin number 31 is VDDP. So pin number 31, we'll check here. It is connected to 5 volts S0, means it is coming after pressing power button. So we'll check pin number 31. So pin number 31. So 22 means 25, 30. Pin number 31 means this is my testing point. Am I right? Yes. So I am keeping my probe here. So after switching, I'll get 5 volts here. Yes, I got in 30 milliseconds, I got a voltage. Let us wait because it has an automatic trigger. I can see it is 1.2 to 2 volts. That means when I'm getting a millivoltage, this is also good, but the voltage is drop. Here I am getting 5 volts, but here I am getting 2 volts. So assume what can be the fault. So coming back to the schematics, first we are checking the requirement voltages. So here phase, upper boot, upper gate, boot, and these all are not required now for the testing. Okay, for the testing I have only one option. The one option is I have to change this core IC ISL 95831. Why I am changing the core IC? The reason is because the MOSFET which was short, the MOSFET which was short was of the core IC. Okay. See, again the question is, see, in a V-in section, if the capacitor is fault, it is due to corrosion or overload. If a capacitor in any other section is short, maybe XYZ, that section requirement can be problem. That's why it is getting short. Here, it has crossed everything. It has crossed V-in, it has crossed standby section, charging section, PCH section, 1 volt section, RAM section, 1.5 volts, 1.8 volts, GFX core, everything it has passed, and the short has come to the upper MOSFET of the core section. Means, why did that core MOSFET get short? The reason is this core IC will be faulty. That's why it will be showing short. Let me prove and show you. When I keep in diode mode, check here. When I keep my multimeter in diode mode, the MOSFET which was short, check the source and gate. You can see the source and gate, it is showing me 0 or 1. When I change the new MOSFET, how can there be a short of source and gate? Getting my point? So this is drain, this side is drain, this side is my source. So this is my source, this is my drain. So this is source, this is gate, this is drain. So I am getting a short, between my source and gate. This is the only clue. Again I repeat, if I keep my multimeter at the source and at the gate, you can see my multimeter is showing me short. Here my goal is to remove the short of source and gate. That's why the MOSFET was getting short. So who is controlling the gate of this MOSFET? It is controlled by the core IC. So now let me remove this core IC to check whether the short is going or not. I have removed the core IC. Remember not to give the voltage. Okay, you will be in a big trouble. We are just following the goal.
So we are following this goal, correct? So now let me check the source and gate. If you see, there is no short. Again I repeat, source and gate, there is no short. That means the core IC was faulty, that's why I was getting a short. Now let me change this core IC and I will show you live practical how to fix this core IC. So this is our core IC. First I'll put some flux. I had paused the video to search for the IC. After putting the flux, take a good solder gun, clean the complete tip. Okay, after the tip is cleaned, take a new lead. Remember, take a new lead, put some lead and start cleaning evenly. Put a new lead, start cleaning evenly. Put a new lead, start cleaning evenly. You can see now. Take the core IC and even clean that IC. So this is my IC. Let me clean it with a different tip. Okay, so I am taking a smaller solder gun to clean this. Either use this IC from a scrapboard, or if you have a collection, keep it in a collection, or if you don't have, purchase this IC. At least you need two, because this is an IC which is used only in this type of Dell motherboards, ISL 953831. And one word I can tell, that this IC ISL 9531 is usually used in Wistron motherboards. Okay, so this is how you have to clean the every tip. If it is clean, remember the pin number 1, the position of the IC. So if I keep like this, yeah, I'm getting pin number 1. Now we'll start the blower. First heat the blower on the surface so that we'll get a very good melting. You can see if the center lead is melted, now the IC is ready to fix. First keep the IC on the position, in the heating position. Now put some flux. Because there is already heat, it will consume very less flux. Now turn the small flux. You can see that in the corners there will be small flux which will be coming. Make it rotate round the IC. If it rotates round the IC will fix in its position automatically. You can see. Now keep your tweezer on the diagonal of the IC and give a light heat. When you see, when I kept in the tweezer, a small lead ball came here. So let me remove this lead ball. I have removed the lead ball. This was the excess which was in the center. Now again put some flux and slowly heat the IC so that the IC will come up to its position. Tap once like this while heating, and now the IC is ready. But still we are not confirmed whether all the tracks have been soldered or not. For that confirmation, we will use our small solder gun and we will clean all the pads. See here, like this. We'll put some lead and start dragging like this.
don't worry about the excess light, it will come up, come down. Every track has to be fixed to the IC, or again this IC, you will lose this IC. Okay, before giving power supply, confirm whatever the job you have done, have you done a practical perfection in that? Good, there is more lead in that position. So if there is a more lead, it is always a good news to you. Why? Means that pads are good. You can see, I think now I'll get a more good finish by putting some flux and moving my solder gun. See, practically I am doing it because there is nothing hidden in the case study. Good. So I think the soldering part is complete. It's time to clean the board. Okay, I'll move the microscope. Let me put some more isopropyl alcohol. Take a cotton cloth, clean, keep the cotton cloth and brush over the cotton cloth. Now take the cotton cloth and rub here. Let me cross check. Good. Now this position. Good. This position. Good. Now this position. Good. Now it's time for the pump. We'll use the pump. Cross check final. Cross check. Good. Okay. Now let us check whether the V-in short is still there or not, and let us check the gate and source of the MOSFET, because we always work on a goal. Correct? If my goal is rectified, then only I'll give the supply. So I'm keeping my probe at the source. Now I'll creep at my gate. You can see the short has removed. Who was the culprit? The core IC was the culprit. Correct? Now I think we'll check at the V-in also. I'm getting very good reading, 400. So even that is rectified. Now it's time to give my DC connector 30 milliseconds to check the short. You can see there is no V-in short. Okay, now leave it 400 and change. Yes, we have got 700, 800, means now the voltage is stable. I think now we can connect the screen. Let me take the screen. So this is my screen. I hope so we are ready for the display. Okay, power on.
one trigger, let us wait, 600, 700, yes, congratulations, we got the display. So here the moral is, and the lesson is, when there is a short in the core section, why did that MOSFET short? Maybe it can be for the core IC, that's why it was short. So the 30 millisecond voltages were a clue that voltages were generated by default. Now if you don't have the collection of that ISN 95831 core section IC, and still if you struggle to repair this motherboard, you don't have an option. Many people, after changing the IC, they get a result, but they don't know why they changed and how that worked. Hope you learned from this case study. May God bless you all.